नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, PTI सेकंड ग्रेड 2023 को होने जा रही है, ठीक है। यानी 30 अप्रैल 2023 को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा RPSC द्वारा। तो आज 15 दिसंबर से हम PTI सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सेकंड पेपर में सभी जानते हैं 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट के सबके अलग अलग टॉपिक हैं। हम जिस यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं वो यूनिट है यूनिट 7, ठीक है। यूनिट 7 यानी शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। शरीर रचना विज्ञान को अंग्रेजी में एनाटॉमी बोलते हैं और एनाटॉमी शब्द का निर्माण हुआ है ग्रीक भाषा के एनाटम शब्द से, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? काटना या विच्छेदन करना, ठीक है। एनाटॉमी शब्द का अर्थ है शरीर के विभिन्न अंगों का संरचनात्मक अध्ययन करना। क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। तथा शरीर के अंग किस प्रकार क्रिया या कार्य कर रहे हैं, यानी अंग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है, यानी फिजियोलॉजी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी, ठीक है। अब बात करें एनाटॉमी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, तो 2 प्रकार हैं, एक है मैक्रो एनाटॉमी और एक है माइक्रो एनाटॉमी, ठीक है। मैक्रो एनाटॉमी जिन्हें आंखों द्वारा आसानी से देखा जा सके, ठीक है, यानी जो बड़े हैं। वृहद एनाटॉमी यानी जो बड़ा हो, विशाल हो, जिसको हम डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। और मैक्रो एनाटॉमी सूक्ष्म एनाटॉमी यानी छोटा, बिल्कुल नाना, उसको आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी या जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है जिसको देखने के लिए, यानी बहुत छोटा, यानी जैसे जीवाणु हो गया, जीवाणु को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, उसके लिए किसका यूज होगा? माइक्रोस्कोप का यूज होगा, ठीक है। तो सूक्ष्म एनाटॉमी यानी माइक्रो एनाटॉमी और मैक्रो एनाटॉमी, ये दोनों इनका अर्थ बता दिया है, ठीक है। अब मैक्रो एनाटॉमी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। सतही एनाटॉमी यानी सरफेस एनाटॉमी, क्षेत्रीय एनाटॉमी यानी रीजनल एनाटॉमी, और तीसरी है संस्थागत एनाटॉमी यानी इंस्टीट्यूशनल एनाटॉमी, ठीक है। सतही एनाटॉमी में किसका अध्ययन होता है? बाहरी अंगों का अध्ययन होता है, ठीक है, यानी जो बाहर हमारे जितने भी अंग हैं, जैसे चेहरा हो गया, ठीक है, इनका अध्ययन सतही एनाटॉमी में होता है। इसमें विच्छेदन यानी काटने की ज़रूरत नहीं होती है। बाहर के अंगों का अध्ययन करने के लिए काटने की ज़रूरत नहीं होती है। क्षेत्रीय एनाटॉमी या रीजनल एनाटॉमी, इसमें आंतरिक या विशेष अंगों का अध्ययन होता है, ठीक है। विच्छेदन की आवश्यकता होती है क्योंकि अंदर के अंग होते हैं, उनके बारे में हमको अध्ययन करना होता है, ठीक है। संस्थागत एनाटॉमी या इंस्टीट्यूशनल एनाटॉमी, जिसमें समूह द्वारा निर्मित अंगों का अध्ययन होता है, यानी समूह में जो भी अंग हैं, जैसे मांसपेशियां हो गई, उनका अध्ययन किस में होगा? इंस्टीट्यूशनल एनाटॉमी में, ठीक है। और मैक्रो एनाटॉमी भी 3 प्रकार की है, माइक्रो एनाटॉमी भी 3 प्रकार की है, जिसमें एक है कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइटोलॉजी बोलते हैं, ऊतक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और तीसरा है अंग विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका की संरचना व कार्यों का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में, ठीक है। कोशिका क्या है? जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक समूह या ऊतक कहते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है? ऊतक बनता है। क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, ठीक है। और बहुत सारे ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। बहुत सारे अंगों का समूह क्या कहलाएगा? तंत्र कहलाएगा। और तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है या बॉडी बनती है, ठीक है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, मतलब एग्जामिनर का ये सबसे फेवरेट
है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया किसको, कोशिका को, जो किसमें थी, क्रोक में, एक लकड़ी के टुकड़े में। ठीक है, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी और जिसके कक्ष, ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी है उनमें जो कक्ष होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेल्यूला। ठीक है, सेल्यूला का अर्थ होता है कक्ष या छत्ते का एक कक्ष। ठीक है, इस सेल्यूला शब्द से क्या बना, सेल बना, या जिसको हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो क्या थी, मृत कोशिका थी। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, जीवाणु के रूप में 1674 में। ठीक है, कहाँ की, बारिश के पानी में और दांतों के इनेमल पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। ठीक है, सबसे लंबी जो कोशिका है वो है तंत्रिका, न्यूरॉन। ठीक है, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये तो थी पूरे विश्व में, ये है मानव शरीर में। ठीक है, यानी पूरे विश्व में किसी भी जंतु में, किसी भी प्राणी में। ठीक है, लेकिन ये है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। ठीक है, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु। ठीक है, अगला है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। इसका प्रतिपादन किया स्लाइडेन व स्वान ने। इनके अनुसार कोशिका जीवों के शरीर की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, और कोशिका जीवों के शरीर की क्या है, आनुवांशिक इकाई भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कोशिका सिद्धांत का अपवाद। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है वायरस। ठीक है, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, विषाणु क्या नहीं करते हैं, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोशिका नहीं माने जाते, अतः इन्हें अकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, यानी ये कोशिका नहीं है। ठीक है, इनमें आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए व आरएनए, डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक अम्ल में से या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, यानी या तो डीएनए इसमें होगा या फिर आरएनए इसमें होगा। ठीक है, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, वायरस में स्वतंत्र कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है, यानी वायरस एक अपने से ही खुद दूसरा वायरस नहीं बना सकता है। जब तक दूसरे जीव की कोशिका में प्रवेश नहीं करते तब तक विभाजन नहीं करते, यानी किसी कोशिका, किसी भी जीव की कोशिका के संपर्क में जब तक वायरस नहीं आएगा तब तक ये फैलता नहीं है। ठीक है, इन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। ठीक है, और वायरस की जो खोज की थी वो किसने की थी, इवानोस्की। ठीक है, वायरस की खोज की थी इवानोस्की ने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कोशिका यानी सेल। ठीक है, कोशिका में, कोशिका के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है, जिसको दो भागों से बांटा गया है, एक है कोशिका भित्ति और एक है कोशिका झिल्ली। यानी बाहरी परत वो है जो कोशिका भित्ति है, बाहरी परत, और आंतरिक जो परत होती है वो है कोशिका झिल्ली। ठीक है, और कोशिका के बीच में जो पाया जाता है ये होता है केंद्रक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और कोशिका के बीच में केंद्रक व आवरण के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है, जिस उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलके क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, यानी डायग्राम से देखें तो कोशिका दो प्रकार से बांटी गई है, एक है आवरण और एक है जीव द्रव्य। ठीक है, आवरण दो प्रकार का है, कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल और कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य है ये। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य आएगा यहाँ पे, कोशिका द्रव्य। ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है,
जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है? कोशिका द्रव्य व केंद्रक से मिलकर बना है। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, जो 3 प्रकार के हैं, एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली और झिल्ली रहित। ठीक है, एकल झिल्ली में पाया जाता है गोल्जिकाय, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, ठीक है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी बोलते हैं, और रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका केवल किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है, रिक्तिका केवल पादपों में पाई जाती है। दोहरी झिल्ली वाले अंग कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये कोशिका का अंग है। ठीक है, कौन से झिल्ली वाला अंग है? दोहरी झिल्ली वाला अंग है। ठीक है, एक है हरित लवक। ठीक है, झिल्ली रहित में कौन कौन से है? तारककाय हो गया और राइबोसोम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में, और कोशिका भित्ति पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति मृत भाग होती है, कोशिका झिल्ली जीवित भाग होती है। ठीक है, पादप में सेल्यूलोज की बनी होती है, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और यह प्रोटीन व लिपिड यानी वसा, ठीक है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, जिसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, यह मृत भाग होती है जो सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। ठीक है, और यह पारदर्शी होती है जो चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। चयनात्मक पारगम्यता यानी अर्ध पारगम्यता मान लो इसको। ठीक है, अर्ध पारगम्यता, ठीक है, अर्ध पारगम्यता का कार्य करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो आगे है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन है? डुगार्डे। ठीक है, और जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा? हक्सले ने। ठीक है, कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रक व कोशिका द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका में जो एक तो ये देखो ये कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर एक तो ये केंद्रक हो गया, और इसके अंदर यानी झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये जो पाया जाता है ना कोशिका द्रव्य, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। ठीक है, अर्थात कोशिका में पाया जाने वाला संपूर्ण पदार्थ, कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ हैं वो क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, जीव द्रव्य 2 प्रकार का है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या है? केंद्रक व झिल्ली के मध्य पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव, जिसमें 90% जल पाया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों में मुख्यतः प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और अकार्बनिक पदार्थ में जल पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कोशिका अंग पाए जाते हैं, जो कि हम कल से शुरू करने वाले हैं हमारे अगले कक्षा में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।